हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, बहुत दिनों से मैं अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाल नहीं रहा था क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से मैं क्लास जा नहीं रहा हूँ और घर पे मेरे पास वाइट बोर्ड है नहीं, तो इसीलिए मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं थे। लेकिन आज मैंने एक नई कोशिश करी है, घर से ही वीडियो आपके लिए शूट करके मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल कर रहा हूँ। और ये ग्रामर या फिर लिटरेचर सेक्शन का नहीं है, वर्ड्स से रिलेटेड है। वैसे वर्ड्स जो कि अपनी बोलचाल की भाषा में हम काफ़ी यूज़ करते हैं और उसमें कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होता है, तो उन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, जो कि है ऑलरेडी और ऑलरेडी। देखिए, ऑलरेडी ये दो वर्ड्स का बना हुआ फ्रेज है जिसका कि मीनिंग होता है कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से तैयार। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर सेंटेंस है कि ही इज़ रेडी, इसका मतलब वो तैयार है, प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर कहा गया कि ही इज़ ऑलरेडी, इसका मतलब वो पूरी तरह से तैयार है। रेडी पर इम्फेसिस देने के लिए आप ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। अगर तैयार है कोई और उस पर अगर आपको जोर देना है कि पूरी अच्छे तरीके से तैयार है, तो फिर आप ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। अब है ऑलरेडी, जो कि एक सिंगल वर्ड है और ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है और इसके दो यूसेज हैं। फर्स्ट जो यूज़ है, जिस सेंस में ये यूज़ किया जाता है, वो है बिफोर नाउ, अभी से पहले, यानी कि पहले ही, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे। और दूसरा जो सेंस है वो है बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम इन पास्ट। पास्ट में अगर कोई एक खास समय दिया गया है और उससे पहले की बात है, तो फिर वहाँ पे भी आप ऑलरेडी का यूज़ करते हैं, जो कि एक सिंगल वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ अब नाश्ता नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं खाऊँगा क्योंकि मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। तो फिर उसकी इंग्लिश लिखी हुई है आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया है, मतलब बिफोर नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, आई रीच्ड देयर इन टाइम बट सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। मैं वहाँ समय से पहुँच गया लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे पास सेंटेंस है, आई एम ऑल रेडी टू डिलीवर माई प्रेजेंटेशन। मैं पूरी अच्छे तरीके से तैयार हूँ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, काफ़ी अच्छे से, कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। इस सेंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी, जो कि दो अलग वर्ड से, इनका यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हमें कहना है कि पहले ही, अगर मैंने प्रेजेंटेशन दे लिया, पहले ही का सेंस कम्युनिकेट करना है, तो फिर आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड माई प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से यूसेज है। आगे है एक और एग्जाम्पल, माई बैग्स आर पैक्ड एंड आई एम ऑलरेडी या फिर ऑल रेडी टू गो। इन दोनों में से आपको चूज़ करना है, ऑलरेडी होगा या फिर ऑलरेडी होगा। तो ऐसा है कि अगर बैग पैक्ड हो चुका है तो फिर कोई कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होगा जाने के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी सही यूज़ है। सेकेंड वर्ड है हमारा ऑल राइट या फिर ऑल राइट। पहले देखते हैं हम ऑल राइट। ये एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और एक्सक्लेमेशन के भी तौर पे यूज़ किया जाता है। सेंसेस क्या क्या हैं इसके, तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए कोई चीज़, सेफ हो या फिर अच्छे कंडीशन में हो, ठीक ठाक हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ओके। ओके के बारे में तो सबको पता होता ही है, ये काफ़ी नॉर्मल से यूज़ है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट दिस डेज। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आजकल? तो सब कुछ ठीक ठाक, इस सेंस को बताने के लिए हमने यहाँ पे ऑल राइट, जो कि दो अलग वर्ड्स हैं, इनका हमने यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, ऑल राइट कैन वी स्टार्ट द म्यूज़िक नाउ। ठीक है, तो क्या अब हम म्यूज़िक शुरू कर लें? आई होप द चिल्ड्रेन आर ऑल राइट। उम्मीद है कि बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस सेंस में भी यहाँ हमने ऑल राइट अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया। अब कोई कहता है कि आई एम रियली सॉरी, तो फिर आप उसका जवाब क्या देते हो? दैट्स ऑल राइट। तो ये जो आपने ऑल राइट कहा, ये अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए, एक ही में आप यूज़ करोगे नहीं। लेकिन जब एक ही में वर्ड यूज़ कर दिया जाएगा ऑल राइट, तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा? तो ये जो दो अलग वर्ड्स थे ना, ऑल राइट, इसका जो मीनिंग है वही ऑल राइट सिंगल वर्ड का भी मीनिंग है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड है
एक्सेप्टेबल अच्छे तरीके से नहीं है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है और इसीलिए बहुत जगहों पे आपको बुक में ऐसा बताया गया होगा कि ये इनकरेक्ट यूज़ है, यूज़ नहीं होता है। लेकिन आजकल की स्पीच में लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ऑलराइट का। इनफॉर्मल है, चैट्स में या फिर डे टू डे लाइफ के जो बातें हैं उसमें ऑलराइट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसका यूज़ मत करो, ये इनकरेक्ट है। हमारा थर्ड वर्ड है मे बी या फिर मे बी। तो अगर आप कहते हैं मे बी, दो अलग वर्ड्स कहते हैं, तो ये दोनों वर्ड्स को मिला करके एक वर्ब फ्रेज बनता है, जिसमें कि मे आपका मॉडल ऑक्सिलरी है और बी एक वर्ब है जिसका मतलब है होना, बनना, बिकम का सेंस देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मे बी सिंगल वर्ड, तो वो एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है परहैप्स, शायद। पॉसिबिलिटी का सेंस बताने के लिए इन दोनों को यूज़ किया जाता है। लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स देखिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आर यू गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, क्या तुम एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तो उसने जवाब जो है ना क्लियर नहीं दिया, उसने बोला शायद, हो सकता है, तो इसलिए उसने बोला मे बी, जो कि एक सिंगल वर्ड है। अलग अलग यहाँ पे मे और बी को यूज नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, तो उसने भी क्लियर जवाब नहीं दिया, उसने बोला शायद, हो सकता है, तो फिर इसके लिए कहा गया मे बी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटेंस, तो इसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं मे और बी। ही मे बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारे लिए इंतज़ार करता हुआ हो सकता है। श्योर नहीं है कि इंतज़ार कर ही रहा होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इंतज़ार कर रहा होगा। यहाँ पे होने का बी जो है ना वर्ड यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखिए तो है ही मे बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि वो डॉक्टर है या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो हो सकता है। या फिर वो एक बच्चा है, पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट देख करके ऐसा लगता है कि वो एक डॉक्टर हो सकता है आगे चल के, तो ही मे बी अ डॉक्टर। यहाँ पे मे बी सिंगल वर्ड को यूज़ नहीं किया जा सकता था। फोर्थ वर्ड है एडवाइस या फिर एडवाइज। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो CE है ना, इसको पढ़ते हैं एडवाइस, स का साउंड है इसमें, और ये नाउन है, इसका मतलब है सलाह। लेकिन एडवाइज इसको ज के साउंड के साथ पढ़ते हैं, और ये एक वर्ब है जिसका मतलब है सलाह देना। अगर एडवाइस नाउन आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है सलाह, और एडवाइस वर्ब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है सलाह देना। काफ़ी आसान सा है। जैसे लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। तो देना ये जो वर्ब है ना, इसके लिए गिव है, और क्या देता हूँ तो एक नाउन जो कि सलाह, तो इसके लिए हमने एडवाइस CE वाला अलग से लिखा। इसी सेंस को कहने के लिए आप सिंपली एडवाइस वर्ड के साथ कह सकते थे लेट मी एडवाइस यू, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। प्लीज़ गिव मी योर एडवाइस, आप मुझे अपनी सलाह दीजिए, आप मुझे अपनी राय दीजिए। तो योर एडवाइस आपने कहा, इसी को आप एडवाइस वर्ब के साथ भी कह सकते थे, प्लीज़ एडवाइस मी। जैसे आजकल क्या है कि पुलिस आर गिविंग एडवाइस फॉर पीपल टू स्टे एट होम, पुलिस लोगों को सलाह दे रही है घर में रहने के लिए। तो गिव एडवाइस है, एडवाइस नाउन के तौर पे यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पुलिस आर एडवाइजिंग पीपल टू स्टे एट होम, तो सेंस यहाँ भी वही है, पुलिस लोगों को सलाह दे रही है, लेकिन बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे एडवाइस वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। फिफ्थ वर्ड है एंगल या फिर एंजल। देखिए जब एंगल आप पढ़ रहे हैं तो ये एक नाउन है, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ के रखा होगा एंगल, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि 45 डिग्री एंगल या फिर 30 डिग्री एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल वगैरह बहुत सारे एंगल्स। तो इसका दूसरा यूज़ है ना, वो आप समझ लीजिए, द पोजीशन फ्रॉम विच यू लुक एट समथिंग, वो पोजीशन जहाँ से आप किसी चीज़ को देखते हैं। तो इसमें दो सेंसेस हैं, एक आपके एंगल ऑफ विज़न की भी बात करी जा रही है, दृष्टिकोण की बात करी जा रही है, और दूसरा जब आप फ़ोटो वगैरह जब ले रहे होते हैं ना, तो एक ख़ास एंगल से, एक ख़ास पोजीशन से जब आप फ़ोटो लेते हैं तो एक अलग तरीके का इमेज आता है, तो उसको भी आप एंगल कहते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, यू कैन लुक एट द इश्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आप इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यहाँ पे ये इनकरेक्ट यूज हो गया, स्पेलिंग फॉर्म हो गया, जबकि फ्रॉम होना चाहिए था, वो आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फोटो वॉज टेकन फ्रॉम एन अनयूजुअल एंगल। वो जो फोटो था एक काफ़ी अलग ही पोजीशन से लिया गया था। तो यहाँ पे एंगल का मतलब है पोजीशन, और यहाँ पे एंगल का मतलब है आपका एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण। लेकिन अगर आप कहते हैं एंजल, तो इसका मतलब है अ स्पिरिट हु इज बिलीव्ड टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। एक वैसी आत्मा जिसको कि माना जाता है कि वो ईश्वर का दूत है, या फिर ऐसा पर्सन जो कि बहुत अच्छा हो, बहुत काइंड हो। जैसे मदर टेरेसा वॉज एन एंजल टू द सिक एंड द पुअर। मदर टेरेसा गरीब के लिए, असहाय के लिए, बीमार के लिए एक, आप मान के चलिए, वो एक ईश्वर का दूत थी। 6 वर्ड है हमारा, अलोन या फिर लोनली। देखिए, तो दोनों के जो मीनिंग है ना वो सेम ही है, लेकिन दोनों में काफ़ी बारीक अंतर है, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर कहा जाए अलोन, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब हुआ विदाउट एनी अदर पर्सन, बिना किसी के साथ के, अकेले, फिजिकली। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि ही लिव्स अलोन, वह अकेले रहता है, मतलब किसी के साथ नहीं रहता वो। ठीक है, अकेले रहता है फिजिकली। यू अलोन मेड दिस डिसीजन, तुमने अकेले इस डिसीजन को लिया, तुमने राय किसी की नहीं ली, खुद ही किया सब कुछ। आई गो टू द मूवीज अलोन, मैं मूवीज देखने अकेले जाता हूँ, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं। तो ये सब जो है ना फिजिकल तरीके से सेंस देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं लोनली, जो कि वो भी एक एडजेक्टिव ही है, तो ये जो है ना, ये एक फीलिंग है अकेले होने की। ठीक है, अलोन और लोनली के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है कि अलोन जो है ना वो अकेले होना है फिजिकली, लेकिन लोनली जो है अकेले होना है साइकोलॉजिकली। ठीक है, मेंटली। ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस फेल्ट ड्यू टू नॉट बीइंग विथ अदर पीपल। ये एक खास तरीके की उदासी वाली फीलिंग है जो कि किसी के साथ न रहने पर फील होता है। ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ न रहने पर भी फील हो सकता है, और किसी एक पर्सन के साथ न रहने पर भी आपको अकेला फील हो सकता है, तो वो लोनली ही है। एग्जाम्पल, सी लिव्स अलोन एंड ऑफन फील्स लोनली, वह अकेले रहती है। अलोन है मतलब अकेले, फिजिकली अकेले रहती है, लेकिन ऑफन फील्स, तो फिर जब फील करने लग गई तब तो वो उसमें सैडनेस है, वो फीलिंग है, और अकेले होने की फीलिंग लोनली। She is feeling lonely because she has recently broken up with her partner. वह अकेला फील कर रही है क्योंकि अभी अभी उसका पार्टनर से उसका ब्रेकअप हुआ है। तो यहाँ पे फीलिंग की बात है, तो ये लोनली कहा गया है। देखिए, इसको और अच्छे से समझिए। ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अकेले घूमना पसंद है, तो आई लाइक टू ट्रैवल, लोनली नहीं, अलोन कहना पड़ेगा। इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अकेले घूमना पसंद है, तो फिर मैं कहूँगा कि आई लाइक टू ट्रैवल अलोन। यहाँ पे फिजिकली मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, घूमना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर कोई भीड़ में है और अकेला फील करता है, तो इसका मतलब किसी एक खास पर्सन के ना होने की वजह से वो फील करता है, और वो उसकी फीलिंग है ना भीड़ में अकेला होना, तो फिर वो जो फील करता है वो अलोन नहीं है, वो लोनली है। 7th वर्ड, ब्रेक और ब्रेक, दोनों ब्रेक ही है। और ब्रेक जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी। तो पहले हम नाउन देखते हैं, उसके बाद वर्ब देखेंगे। अगर ब्रेक नाउन की बात करी जा रही है तो इसका मतलब है शॉर्ट स्टॉप या फिर पॉज। थोड़ी देर का जो रुकाव होता है ना, थोड़ी देर के लिए जो रुकना होता है, उसको आप ब्रेक से कह लेते हैं। जैसे अ टी ब्रेक, अ कॉफ़ी ब्रेक, अ लंच ब्रेक, या फिर हमने बहुत पढ़ लिया, चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। लेकिन अगर आप ब्रेक वर्ब कहते हैं तो इसका मतलब तोड़ना, जैसे आपको पता ही है। एग्जाम्पल, डोंट ट्रस्ट हर, शी विल ब्रेक योर हार्ट। तो आप समझ रहे हैं, सी ब्रोक द प्लेट वाइल सी वॉज क्लीनिंग इट। जब वो प्लेट धो रही थी तो उसने तोड़ दिया। और भी बहुत सारा पॉपुलर यूज़ है ब्रेक का, जैसे कि टू ब्रेक अ प्रॉमिस, टू ब्रेक द लॉ वगैरह।
लेकिन जब बी आर एक ही ब्रेक इसकी बात करी जा रही है और ये एक नाउन है, तब इसका मतलब होता है वो जो गाड़ियों में लगा होता है ना ब्रेक, जब गाड़ी को स्लो करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं आप बी आर ए के ही ब्रेक। ठीक है, जैसे कि डिस्क ब्रेक, फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक वगैरह। यू नीड टू गेट योर कार्स ब्रेक फिक्स्ड, तुमको अपने कार का ब्रेक बनवा लेना चाहिए। लेकिन बी आर ए के ही ब्रेक जब आप वर्ब कह रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, किसी चीज़ को कम करना, स्लो करना। बी आर ए के ही ब्रेक अगर नाउन है तो इसका मतलब व्हीकल को रोकने वाली चीज़, लेकिन अगर ब्रेक वर्ब है बी आर ए के ही ब्रेक तो इसका मतलब है व्हीकल को स्लो करना या फिर रोकना। ठीक है, जैसे द ड्राइवर ड्राइव्स फास्ट एंड ब्रेक्स सडनली, कोई खास ड्राइवर है जो कि काफ़ी तेज़ी से चलाता है और अचानक से ब्रेक लगा देता है। नाउ एट कास्ट और कैस्ट, प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है लेकिन वर्ड दोनों अलग हैं। अगर CAST कास्ट आप कह रहे हैं तो एक नाउन है और इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, विलेन और भी बहुत सारे सपोर्टिव एक्टर्स हो गए। इन सब को मिला करके ना कास्ट ही कहा जाता है। आप किसी भी मूवी को सर्च कर लो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे गूगल पे जिसमें कास्ट एंड क्रू होता है। तो कास्ट का मतलब है उस मूवी में जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। द होल कास्ट परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, मूवी में जितने भी काम करने वाले लोग थे, एक्टिंग करने वाले लोग, उन्होंने सारे ने काफ़ी अच्छे से काम किया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं CASTE कास्ट तो वो है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, सोशल क्लास, जाति। जैसे कि द कास्ट सिस्टम या फिर डू नॉट जज अ मैन बाय हिज कास्ट, किसी आदमी को उसके जाति के आधार पर आप जज मत करिए। 9th है कैरियर या फिर करियर, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे कैरियर और इसको कहेंगे करियर। तो जब आप कैरियर कहते हैं तो एक नाउन है और इसका मतलब होता है वो जो किसी चीज़ को कैरी करता है, ढोता है। इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे द बाइसिकल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरियर, बाइसिकल में जो पीछे लगा होता है ना वो एक किसी के बाइसिकल में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो एयरक्राफ्ट को लेके जाता है। गुड्स कैरियर जो कि गाड़ियाँ होती हैं सामान ढोने वाली, गुड्स कैरियर। लेकिन अगर आप कहते हैं करियर तो वो एक नाउन है और इसका मतलब है पेशा, वो जो काम आप करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। जैसे कि अ करियर इन पॉलिटिक्स, अ टीचिंग करियर, अ चेंज इन करियर, या फिर अगर आप ये कदम लेते हैं तो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, दैट विल बी अ गुड करियर मूव। 10th एंड फाइनल, आंसर और रिप्लाई। तो आंसर जो है वो वर्ब और नाउन दोनों हैं और रिप्लाई के साथ भी वही बात है, वर्ब और नाउन दोनों है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आंसर और रिप्लाई थोड़ा जो है ना कंफ्यूजिंग होता है और एलिमेंट्री लेवल का चीज़ है नहीं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश करी है आपको कि मैं एलिमेंट्री लेवल में ही आंसर और रिप्लाई क्लियर कर दूँ। खैर, जब एडवांस सीरीज़ आएगा इसका कंफ्यूजिंग वर्ड्स का तो मैं आंसर और रिप्लाई को उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं बेसिक्स आपको समझा देता हूँ किन किन वर्ड्स के साथ आंसर को आप यूज़ करते हैं। तो आंसर क्वेश्चन होता है, टू आंसर लेटर होता है, टू आंसर द फ़ोन होता है या फिर टू आंसर द डोर होता है। जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है या फिर बेल बजा रहा है और आपने जाकर के दरवाज़ा खोला तो आपने दरवाजे को आंसर किया, डोर को आपने आंसर किया। जैसे आपका फ़ोन बज रहा है, रिंग बज रही है फ़ोन की आपकी और जाके आप फ़ोन रिसीव करते हो तो आपने फ़ोन को आंसर किया। कोई आपको लेटर लिखा और आपने फिर दोबारा उसको जवाब दिया तो वो आंसर लेटर है। लेकिन रिप्लाई का यूज़ कैसे करते हैं, तो रिप्लाई का भी यूज़ जो है ना उन्हीं वर्ड्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक बीच में टू यूज़ करते हैं। जैसे टू रिप्लाई द क्वेश्चन नहीं, टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन, टू रिप्लाई अ लेटर नहीं, टू रिप्लाई टू अ लेटर। लेकिन इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको और मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप तो किया नहीं है लेकिन मैं आपके सामने एक सिचुएशन प्लेस करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते रास्ता भूल गए, और जब रास्ता भूल गए तो आप खड़े थे कहीं, एक आदमी आपको मिला, आपने उस आदमी से पूछा कि मुझे बताइए कि मुझे इस खास जगह जाना है तो मैं लेफ़्ट वाले रास्ता पकड़ के जाऊँ या फिर राइट वाला रास्ता पकड़ के जाऊँ।
मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। तो आपने अगर कुछ पूछा है, जो एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा है। तो अगर सामने वाला इंसान उसका रिस्पॉन्स देता है कि आप या तो लेफ़्ट से जाओ या तो आप राइट से जाओ, तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर करता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसने कहा कि मुझे क्या पता, मैं यहाँ रास्ता बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो उसने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। जो उसका रिस्पॉन्स है ना, वो रिप्लाई है एक, ठीक है। उसने बड़े बेरुखी से जवाब दिया, तो ही रिप्लाइड टू यू रूडली। आप ये नहीं कह सकते कि ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। अगर वो आंसर कर देता तो बता देता कि या तो लेफ्ट से जाओ या तो राइट से जाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि मैं किधर से जाऊँ, ठीक है। उसने कुछ अलग ही जवाब दे दिया, तो वो रिप्लाई किया, आंसर नहीं किया, ठीक। एक और सिचुएशन लेते हैं। डू यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन? क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। तो उसने कहा, शी रिप्लाइड विद अ स्माइल। उसने स्माइल के साथ जवाब दिया। अब मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 होगा या फिर क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। तो अगर उसको आंसर पता होता तो वो जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो देती, ठीक है। लेकिन उसने स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, मतलब कुछ और ही उसने कह दिया होगा। क्या कह दिया? आई हैवंट स्टडीड द चैप्टर। अब उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, उसने एक अलग से रिस्पॉन्स दे दिया, तो एक रिप्लाई है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बात हो ना, तो उसके जवाब दे दिया जाए, बात का जवाब, तो वो रिप्लाई है। जैसे कि बच्चा कोई है आपके घर में और आपने उससे कहा कि ज़रा एक गिलास पानी लेकर के आओ। उसने कहा कि अभी देखिए ना, मैं पबजी खेल रहा हूँ, जाके लेके आइए। तो ये जो उसने कह दिया, उसने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। उसने आपको रिप्लाई किया, आंसर नहीं किया, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं किया था। आपने तो बस कहा था कि एक गिलास पानी लेकर के आओ, फिर उसने कह दिया कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, नहीं लेके आऊँगा। तो ये जवाब देना हुआ। आजकल की मम्मियाँ जो है ना, कंप्लेन करती भी हैं कि आजकल बहुत रिप्लाई देने लग गया हर बात का। तो रिप्लाई देने लग गया बात का, ठीक है। कोई बात का रिप्लाई देता है, दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर इसी तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए होंगे तो आप वो भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।